जसप्रीत कौर, हम इरपिन से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रूस विक्ट्री डे मना रहा है, 77वां विक्ट्री डे मना रहा है और यहाँ पर यूक्रेन में सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं। दरअसल जो विक्ट्री डे रूस मना रहा है उससे यूक्रेन का लिंक है कि क्या आगे होने वाला है, युद्ध का क्या होगा। इस बीच जो परेड हुई है उसमें हथियारों की नुमाइश की गई है और एक तरह से कहा जाएगा कि रूस ने इस परेड के जरिए मेगा शो किया है, अपनी पावर को दिखाने की कोशिश की है और पुतिन ने इशारों में साफ कर दिया कि यूक्रेन पर जो हमला किया गया है वो बिल्कुल सही किया है। दरअसल नाजियों पर जीत का जश्न पूरा रूस हर साल इसी दिन 9 मई को मनाता है। एक रिपोर्ट के जरिए हम परेड से जुड़ी हर जानकारी आपको दिखाते हैं। Командующий парадом генерал армии Сталинов. ये पुतिन का पावर शो है। रेड स्क्वायर पर ये रूस का शक्ति प्रदर्शन है। मॉस्को में जंगी परेड, नेटो में डायरेक्ट संदेश। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूस ने जंगी परेड की। इस परेड पर पूरी दुनिया की नजर थी। जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेड में शामिल होने पहुंचे तो वो सबसे पहले पूर्व सेना के अधिकारियों से मिले। उन्होंने हाथ मिलाकर उनका जोश बढ़ाया। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। परेड में सबसे पहले रूसी झंडा लिए सेना के जवान दिखे, जिसके पीछे सोवियत संघ का झंडा दिखा। परेड में सोवियत संघ का झंडा लहराकर पुतिन ने अपनी मंशा दुनिया के सामने साफ कर दी। वो एक बार फिर रूस को महाशक्तिशाली देखना चाहते हैं और वो सोवियत संघ को गठित करना चाहते हैं। फिर अपने संबोधन में उन्होंने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाया। Поздравляю вас с днем Великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского. मॉस्को के रेड स्क्वायर पर रूसी सेना ने अत्याधुनिक हथियारों को दिखाया, जिसमें टैंक से लेकर रॉकेट लॉन्चर शामिल थे। हालांकि आखिरी वक्त पर परेड में वायुसेना के ना शामिल होने की खबर आई। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया रूस का कोई सीक्रेट प्लान बता रही है। पुतिन के संबोधन से साफ है कि रूस पर युद्ध थोपा गया है। उनका इशारा एक बार फिर नेटो देश की तरफ था। जिस तरह रूस के विरोध के बावजूद पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करना चाहते थे, उससे रूस को खतरा महसूस हुआ। पुतिन ने आज साफ किया कि नेटो देशों की आक्रामकता का जवाब रूस ने दिया। Шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. पुतिन ने यूक्रेन की जंग से पस्त हो चुकी रूसी जनता के अंदर देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की। अपने संबोधन में पुतिन ने अमेरिका पर भी हमला बोला। पुतिन ने आरोप लगाया कि उन्होंने पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के रुख की वजह से कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका आज भी रूस को दुश्मन मानता है और वो रूस के पड़ोसी देशों के जरिए हमला करना चाहता है। परेड के अंत में पुतिन ने नाजियों के खिलाफ शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।
अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खुलकर रूस के विरोध में सामने आ गए हैं। कल अमेरिका की फर्स्ट लेडी, कनाडा के पीएम, जर्मनी के संसद के अध्यक्ष ने दौरा किया यूक्रेन का और ये बतला दिया रूस को कि वो हर हाल में यूक्रेन के साथ है, ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यूक्रेन का हौसला बरकरार, ज़ेलेंस्की के साथ मददगार। Thank you for coming. रूस पर होगा कड़ा प्रहार। दुनिया के 3 बड़े नेताओं ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके रूस को बता दिया है कि वो इस मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। पहली तस्वीर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है, जिन्होंने ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तस्वीर क्रोएशिया के पीएम और ज़ेलेंस्की की है। वहीं तीसरी तस्वीर में नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष ज़ेलेंस्की से मिलते दिख रहे हैं। Thank you for coming. सबसे पहले बात कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की। रूस में 9 मई के विक्ट्री डे सेलिब्रेशन से पहले ट्रूडो अचानक कनाडा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने इरपिन शहर का दौरा भी किया, जहां बर्बादी के हालात देखने के बाद उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की कड़ी निंदा की। ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन में जघन्य युद्ध अपराध के लिए पुतिन जिम्मेदार है। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. There must be accountability. Canada will support Ukraine as you seek justice for your people who Russia is killing and brutalizing. Since Russia's full-scale invasion 73 days ago, Canada and Canadians continue to stand by your side. इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया। कनाडा ने यूक्रेन से आयात पर 1 साल के लिए सभी शुल्क हटा दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने भी कीव में मुलाकात की। दोनों के बीच रक्षा, ऊर्जा सहयोग और यूरोपीय एकीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्रोएशिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने आखिरी दम तक यूक्रेन का साथ देने का दावा किया। इससे पहले नॉर्वे की संसद के अध्यक्ष भी आधिकारिक दौरे पर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिन्होंने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन को सैन्य मदद की घोषणा भी की। ज़ेलेंस्की ने नॉर्वे के कदम की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। Вашому суспільству також за те, що ми це відчували, як люди виходили на вулиці з нашими прапорами, підтримуючи Україну з першого дня війни за свою. जिस वक्त दुनिया के देशों के बड़े नेता ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त रूसी सेना यूक्रेन पर बम बरसा रही थी। लेकिन रूस के हमलों के बीच अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की सरप्राइज विजिट ने सबको चौंका दिया। जिल बाइडेन ने यूक्रेन के बॉर्डर से लगे स्लोवाकिया के एक छोटे से गांव के स्कूल में ज़ेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे से गले भी मिली। जिल बाइडेन वहां करीब 2 घंटे तक रुकी और कहा, मैंने सोचा कि यूक्रेन के लोगों को दिखाना अहम था कि इस युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है और ये युद्ध क्रूरता के साथ लड़ा जा रहा है और ये भी कि अमेरिका के लोग मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ है। दुनिया के देशों के दौरे से ये माना जा रहा है कि रूस को संदेश देने की कोशिश है कि पुतिन चाहे जितनी भी ज्यादती कर ले, यूक्रेन को झुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि महाशक्ति अमेरिका समेत बाकी देश यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन जानकारों का मानना है कि पुतिन यूक्रेन पर किसी भी तरह कब्जे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जंग के बादल अभी नहीं छटेंगे। रूसी सेना यूक्रेन पर और ज्यादा ताकत से हमले कर सकती है। दरअसल रूस के विक्ट्री डे से पहले न्यूक्लियर हथियारों की चर्चा शुरू हो गई। रूस ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया कि वो 30 मिनट के अंदर नेटो देशों को तबाह कर सकता है। यही नहीं, रूसी संसद के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिकी प्रतिबंधों का बस एक ही जवाब है और वो है तीसरा विश्व युद्ध।
नेटो के 30 सदस्य देशों के खिलाफ ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, या यूं कह लें कि नेटो के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ओपन चैलेंज ये है कि नेटो के 30 सदस्य देशों को निस्तेनाबूद करने में रूस को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। यानी रूस जब चाहेगा महज 30 मिनट के भीतर नेटो देशों को नक्शे से मिटा देगा। कहने को ये धमकी बेहद बचकानी लगती है, लेकिन इस धमकी को देने वाले का परिचय जानेंगे तो इन बातों में गंभीरता भी दिखेगी और बड़े खतरे की आशंका भी। नाम दिमित्री रेगोजिन, परिचय क्रेमलिन स्पेस एजेंसी के प्रमुख। महाजंग के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रेगोजिन ने सिर्फ नेटो देशों को धमकी नहीं दी, बल्कि रूस की विक्ट्री डे परेड से ठीक चंद घंटे पहले परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। यहां तक कह दिया कि रूस अपने दुश्मन देश यूक्रेन को यूरोप के नक्शे से मिटा देगा। परमाणु युद्ध में नेटो के देश हमारे द्वारा सिर्फ आधे घंटे में मिटा दिए जाएंगे। हमारे मजबूत नेतृत्व का लक्ष्य पश्चिम के दुश्मनों को हराना और यूक्रेन को नक्शे से मिटाना है। रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख का यह बयान रूस की RS-24 यार्स मिसाइल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जिसके लॉन्च होते ही ब्रिटेन और अमेरिका एक साथ इसके टारगेट पर आ सकते हैं। रूस की RS-24 यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर है और इसकी रफ्तार 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 12,000 किलोमीटर दूर के किसी भी टारगेट को तबाह करने में इसे महज 30 मिनट लगेंगे। यही नहीं, इस मिसाइल को लेकर दावा किया जाता है कि ये एक साथ 10 वॉरहेड को लेकर जा सकती है। रूस की विक्ट्री डे को लेकर दुनिया में पहले ही हलचल तेज है और इन सब के बीच रूसी स्पेस एजेंसी के प्रमुख के बयान ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है और इन सब के बीच रही सही कसर रूसी संसद के अध्यक्ष ने पूरी कर दी। रूसी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि रूस पर लगाए गए 10,128 प्रतिबंध दुनिया में किसी भी देश पर लगाए गए प्रतिबंधों में सबसे ज्यादा है। इसका सिर्फ एक विकल्प है और वो है तीसरा विश्व युद्ध। नेटो और अमेरिका के खिलाफ रूस की नाराजगी की वजह एकदम साफ है। युद्ध के बीच यूक्रेन को नेटो और अमेरिका की लगातार सैन्य मदद, जो ना तो रूस को रास आ रही है और ना पुतिन को, और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की का बयान रूस के गुस्से को और भड़का रहा है। Містам це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищувати міста Європи. Депортація в Росії більше 500 тисяч українців і так звані фільтраційні табори. 2.5 महीने के महायुद्ध में यूक्रेन रूस की ताकत का हर दिन एहसास करता आ रहा है, लेकिन उसके हौसले पस्त नहीं हुए और यही बात पुतिन को युद्ध की नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया जिस पहलू से डरी हुई थी, वो पहलू अब डरावनी शक्ल अख्तियार कर रहा है। दरअसल यूक्रेन युद्ध का सबसे ज्यादा असर छोटे देशों पर पड़ा है और उसी में एक देश है मोल्दोवा। ये यूक्रेन का पड़ोसी देश है, लेकिन इस युद्ध की वजह से वो कंगाल हो चुका है। हालात वहां पर बद से बदतर हैं और ऊपर से मोल्दोवा पर एक और डर है, वो है रूसी सेना के हमले का। रूस यूक्रेन जंग का 75वां दिन। यूक्रेन में बरस रहा तबाही का बारूद। दुनिया में दिख रहा जंग का असर। रूस यूक्रेन जंग में मोल्दोवा कंगाल।
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 75 दिन हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन में बरसते रूसी बारूद के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे इसका असर दुनिया पर दिखना शुरू हो गया है। पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। इसके अलावा दुनिया के कई छोटे देश या तो कंगाल होने की कगार पर हैं या फिर कंगाल हो चुके हैं। ऐसा ही एक देश है मोल्दोवा, और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से मोल्दोवा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आलम यह है कि अब IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मोल्दोवा की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। मोल्दोवा में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के राष्ट्रपति को यूरोपियन यूनियन से मोल्दोवा से निर्यात किए जाने वाले सामान पर लगने वाले शुल्क को माफ करने की अपील करनी पड़ी। Incidentele care s-au petrecut în regiunea transnistreană acum câteva zile sunt îngrijorătoare. Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forțe pro-război din interiorul regiunii, dar în același timp noi am auzit amenințări care au venit din partea unor generali ruși despre intenția lor de a ajunge până în Transnistria și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine. दरअसल मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा एक देश है। 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मोल्दोवा की आबादी करीब 26 लाख है। मोल्दोवा का शुमार यूरोप के सबसे गरीब मुल्कों में किया जाता है और आंकड़ों के लिहाज से मोल्दोवा यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश है। मोल्दोवा में मौजूद IMF के प्रतिनिधि रॉजर्स चावानी के मुताबिक लोन देकर भी मोल्दोवा को आर्थिक संकट से उबारा नहीं जा सकता है। दरअसल इंडस्ट्री और कृषि क्षेत्र कमजोर होने की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची है। मोल्दोवा की GDP का 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता था। मोल्दोवा की आबादी का करीब 45% हिस्सा यानी 12 से 15 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। मोल्दोवा अपनी गैस की 100% जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे हालात में रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर देश मोल्दोवा की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोल्दोवा में यूक्रेन से भागकर आने वाले शरणार्थी। मोल्दोवा में इस वक्त करीब 90,000 यूक्रेनी शरणार्थी मौजूद हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के पहले ही दिन से मोल्दोवा यूक्रेन की मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, मोल्दोवा की सरकार ने यूरोप का दूसरा सबसे गरीब देश होने के बावजूद यूक्रेन के हजारों नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी हुई है और शायद इसी बात से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज चल रहे हैं। बावजूद इसके मोल्दोवा सरकार ने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद देने का ऐलान कर रखा है। Ajunge până în Transnistria și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine își fac lucru pe malul drept, nu pot să ajungă pe malul stâng, dar chiar și așa încercăm să facem tot ce putem pentru a descuraja asemenea incidente și intenții de destabilizare. आर्थिक संकट और कंगाली से जूझते मोल्दोवा पर एक और बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है और वो खतरा है रूसी सेना के हमले का। चूंकि मोल्दोवा की सेना में महज 7,000 सैनिक ही हैं, लिहाजा अगर रूसी सेना ने उस पर हमला कर दिया तो वो रूस के सामने चंद घंटे भी नहीं ठहर पाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ओदेसा पर कब्जे के बहाने यूक्रेन के एक पड़ोसी देश मोल्दोवा पर कब्जा करना चाहता है और इस खतरे पर मोल्दोवा की राष्ट्रपति कुछ दिन पहले ही उनके देश पर होने वाले रूसी हमले का अंदेशा जता चुकी हैं। Mulțumesc, bineînțeles că incidentele care s-au petrecut în regiunea transnistreană acum câteva zile sunt îngrijorătoare. Analizele noastre arată că aceste incidente au fost provocate de forțe pro-război din interiorul regiunii, dar în același timp noi am auzit amenințări care au venit din partea unor generali ruși despre intenția lor de a ajunge până în Transnistria
și evident că aceste declarații sunt irresponsabile și îngrijorătoare. Noi încercăm să descurajăm asemenea incidente. Evident, forțele de ordine और अब मेरी सहयोगी प्रीति आपको बताएंगी कि मोल्दोवा इस वक्त किन किन खतरों का सामना कर रहा है। प्रीति। जी जसप्रीत, और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रांसनिस्ट्रिया में धमाकों के बाद अब यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा पर भी रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि अब रूस मोल्दोवा पर भी हमला कर सकता है। मोल्दोवा यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ देश है। मोल्दोवा करीब 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मोल्दोवा की सेना भी सीमित है और उसके पास केवल 7,000 सैनिक है, और अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। जैसे ही रूस ओडेसा पर कब्जा करेगा वैसे ही यूक्रेन काला सागर से कट जाएगा और साथ ही मोल्दोवा पर हमला कर रूस उसे यूक्रेन के करीब जाने से भी रोक सकेगा। रूस मोल्दोवा पर हमला कर पश्चिमी देशों को यह संदेश भी देगा कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद की तो इस तरह जो ये क्षेत्र है वो अशांति की वजह बन जाएगा। ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस के मोल्दोवा पर हमले के 3 मकसद हैं। पहला मकसद, मोल्दोवा पर कब्जे से रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का मौका मिल जाएगा। इससे रूसी सेनाएं पश्चिम की ओर से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट सिटी ओडेसा की ओर आसानी से बढ़ पाएंगी। ट्रांसनिस्ट्रिया से ओडेसा की दूरी महज 40 किलोमीटर है। मोल्दोवा पर कब्जे के बाद यूक्रेन ब्लैक सी से कट जाएगा। दूसरा मकसद, इससे रूस मोल्दोवा को यूरोप के करीब जाने से रोक पाएगा। मोल्दोवा मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। तीसरा मकसद, रूस पश्चिमी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि यूक्रेन की और मदद का मतलब होगा इस क्षेत्र में और अशांति। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने मोल्दोवा को रूस के खिलाफ हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया हुआ है, लेकिन यह भी एक सच है कि अगर रूसी सेना ने मोल्दोवा पर हमला कर दिया तो वो महज कुछ ही घंटों में रूस के कब्जे में आ जाएगा। This is a defining moment for Moldova and for Europe. Russia's war against Ukraine has caused senseless suffering and pain. And the consequences do not stop at the Ukrainian borders. The consequences are global, from Russia's attack on international law to one of the biggest refugee crises since World War II, to rising food and energy prices. And Moldova has been particularly impacted by this war in your neighborhood, and it is exacerbating the existing crisis of COVID-19 and risks to your energy supply. दरअसल यूरोपियन यूनियन को शक है कि रूस पूर्वी यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाने के इरादे से मोल्दोवा से अलग हुए एक छोटे से इलाके ट्रांसनिस्ट्रिया को रूसी गणराज्य में शामिल कर सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा से लगा एक छोटा सा इलाका है जहां रूस को सपोर्ट करने वाली सरकार है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिससे उसके लिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। 1992 में मोल्दोवा से अलग हुए ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा के संबंध अच्छे नहीं हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ट्रांसनिस्ट्रिया 1992 में मोल्दोवा से अलग हुआ था। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थित अलगाववादियों की सरकार है। ट्रांसनिस्ट्रिया को बतौर एक मुल्क किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी महज 4,70,000 है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी और यूक्रेनी मूल के लोगों की तादाद मोल्दोवन आबादी से ज्यादा है। रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को फ्री गैस मुहैया करता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में 1500 रूसी सैनिक मौजूद हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के कोबासन इलाके में रूस का 20,000 टन विस्फोटक रखा है। कोबासन पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा विस्फोटकों का भंडार है।
अभी तक तो अकेला यूक्रेन ही जंग की आग में जल रहा है, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तपिश पूरी दुनिया महसूस करने लगी है। अब से कुछ देर पहले मैंने हुरेंका गांव का जायजा लिया, जो कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर लोगों के उजड़े आशियाने नजर आए, सब कुछ उनका बिखर गया। वहां पर एक घर की यही स्थिति नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे घर हैं जो रूसी तांडव का शिकार हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूं कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुरेंका गांव में। किस तरीके से रूसी सेना ने यहां पर तांडव मचाया है, ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। घर को कैसे बर्बाद कर दिया है, खंडर में तब्दील कर दिया है, ये मैं आपको एक एक तस्वीर यहां की दिखाऊंगी। ये कीव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। 25 से 30 मिनट का समय लगा हमें यहां तक पहुंचने में, और मैं आपको किचन का हाल दिखाती हूं। आप देखिए कि बर्बादी का मंजर क्या है। यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ है, डिब्बे आप देख सकते हैं, बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पर घड़ी भी रखी गई है, ये बैग यहाँ पर टंगे हुए हैं, और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किचन हुआ करती थी। सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये देखिए, कुछ लोगों को कॉइन्स भी इकट्ठा करने का शौक होता है। यहाँ पर काफी सारे सिक्के इकट्ठा किए गए हैं, और कितनी हड़बड़ी में यहाँ पर लोग रहे होंगे कि अपना सब कुछ छोड़कर चले गए, क्योंकि जान बचाने की चिंता उनको ज्यादा थी। ये अलमारी को हम खोलते हैं, अलमारी में ये अलग अलग तरह की चाय रखी गई है। ये ऊपर भी ग्रीन टी यहाँ पर रखी गई है। तो जो भी यहाँ पर रहता होगा उनको अलग अलग तरह की चाय पीने का बहुत शौक होगा, लेकिन सब कुछ उन्होंने इस घर का बिगाड़ दिया है। ये आप देखिए, पीछे ये कपड़े टंगे हुए हैं, सर्दी का मौसम है, जैकेट्स यहाँ पर टंगी हुई हैं, और हड़बड़ी में वो अपना सब कुछ छोड़कर चले गए। ये जूते का नीचे रैक आप देख सकते हैं, और ये खिड़की के अंदर से खिड़की भी यहाँ पर ये शीशा पूरा टूटा पड़ा है, अंदर का हाल दिख रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पर गोले ने, रूसी सेना के गोले ने नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ये कैलेंडर देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है, बहुत सारा सामान है, डब्बे हैं, ये यहाँ पर अखरोट रखे हुए हैं ये अंदर, और ये शेल्फ भी पूरी तरीके से टूट चुका है। कुछ बर्तन हमको नजर आ रहे हैं, अंदर अंडे की ट्रे हमको नजर आ रही है। तो किचन का हाल बदहाल कर दिया है और पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। अगर यहाँ पर फिर से जिंदगी उनको बसानी होगी तो सब कुछ जीरो से शुरू करना होगा, नए सिरे से शुरू करना होगा। ये खूबसूरत गार्डन जो पूरी तरीके से बदहाल हो चुका है, ये आप देखिए, यहाँ पर ये टैंकी लगाई गई है, यहाँ पर हाथ धोने का पूरा इंतजाम किया गया था बाहर में। ये बेंच आप देख सकते हैं, और मैं आगे आपको लेकर चलती हूँ। काफी बड़ा ये घर है, लेकिन अब ये घर बदहाल हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। तिनका तिनका करके आशियाना बनाया जाता है। कभी इस मेज का इस्तेमाल यहाँ पर चाय पीने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, चर्चा करने के लिए होता होगा, लेकिन आप देखिए करम, आप वो तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। ये लकड़ियां यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा होती है पूरे यूरोप में, और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो ठंड में इन लकड़ियों का इस्तेमाल होता है घर को गर्म करने के लिए। ये सब कुछ बिखर चुका है, और ये बड़े बड़े डब्बे नीचे आप देख सकते हैं। यूरोप में ये रिवाज है कि आप सर्दियों के मौसम में चीजों को स्टोर करते हैं, जिसमें आप अपने खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कई दिनों तक ये खराब नहीं होता है। ठंड काफी ज्यादा यहाँ पर रहती है। और पीछे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये गैस का मीटर, ये हम देख सकते हैं, ये गैस की पाइपलाइन जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। ये मीटर नीचे पड़ा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर वीरान है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। रूसी सेना ने पूरे घर की सूरत बिगाड़ करके रख दी है। सिर्फ इसी घर का यही हाल नहीं है, यहाँ से हम पड़ोसी का घर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरीके से जल चुका है। यहाँ पर भी काफी ज्यादा तबाही मची है। यहाँ तक आप समझिए कि कीव से कुछ किलोमीटर दूर तक रूसी सेना पहुंच गई थी, और उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। ये जिस गांव में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी घर हैं, अधिकांश घर ऐसे हैं जिनका हाल बिगड़ चुका है। और ये बरामदे में जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आप देखिए करम, आप ये दिखा दीजिए, ये गमला ये पूरी तरीके से बिखर चुका है। जगह जगह यहाँ पर कांच पड़ा हुआ है, बहुत सावधानी से हमें भी आगे जाना पड़ रहा है। बोतलें यहाँ पर फेंकी हुई हैं, और सब कुछ इनका तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे एक भी लोग मौजूद नहीं है इस वक्त जिनका ये घर रहा होगा, जो यहाँ पर रहते होंगे बहुत खूबसूरत तरीके से, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है जिसमें ये घर को बनाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए जगह जगह यहाँ पर ये कांच है,
ये कांच पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि ये खिड़की का शीशा ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और हम दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी मुश्किल हमारे लिए भी है, क्योंकि जगह जगह से आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से सामान गिरने का डर भी रहता है, क्योंकि ये आप देखिए कि ये पूरा शीशा भी यहाँ से निकल चुका है। और काफी मजबूती से ये बनाया गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं, हम इस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश अगर करते हैं, ये देखिए कांच बहुत सावधानी से, क्योंकि ये हमारे पैरों में घुस भी सकता है, ये कांच जगह जगह आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही, ये देखिए हिल रहा है, यानी कि सब कुछ खत्म कर दिया है रूसी सेना ने। और ये यूक्रेन के एक घर का हाल नहीं है, अलग अलग इलाके ऐसे हैं, अलग अलग घर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज़ 18 इंडिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा हथियार निकल करके उभरा जो सब पर भारी पड़ गया। इस हथियार की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसको बनाने वाली कंपनी ने इसका प्रोडक्शन दोगुना कर दिया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ये कौन सा हथियार है। महायुद्ध में बन गया नंबर 1 हथियार। करोड़ों के टैंक पर एक अकेला भारी। दुनिया मांग रही है जैवलिन मिसाइल। निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया और टारगेट का खेल खत्म। महायुद्ध से पहले तक जैवलिन मिसाइल का नाम दुनिया में गिने चुने लोग ही जानते थे। बड़ी बड़ी घातक मिसाइलों के आगे शायद ही कभी इस छोटी सी दिखने वाली पोर्टेबल मिसाइल की चर्चा होती थी। लेकिन जैसे जैसे यूक्रेन में युद्ध का सीन बढ़ता गया, जैवलिन मिसाइल की चर्चा जोर पकड़ने लगी। और अब तो नौबत ये आ गई है कि जरूरत के आगे जैवलिन मिसाइलें कम पड़ने लगी हैं। जैवलिन मिसाइल को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसका प्रोडक्शन डबल करने का फैसला किया है। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन हर साल 2100 जैवलिन मिसाइल बना रही थी, लेकिन अब बढ़ी हुई डिमांड के बाद कंपनी हर साल करीब 4000 जैवलिन मिसाइलें तैयार करेगी। ये जैवलिन मिसाइलों की ही ताकत है जो वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपनी ओर खींच लाई। ये बीते 3 मई की तस्वीरें हैं जब व्हाइट हाउस से निकलकर खुद जो बाइडेन लॉकहीड मार्टिन के जैवलिन मिसाइलों के प्लांट में पहुंचे थे। बाइडेन की इस विजिट के एक हफ्ते के भीतर ही कंपनी ने जैवलिन मिसाइलों का प्रोडक्शन डबल करने का ऐलान कर दिया। हम इसकी ऊर्जा में और बल दे सकते हैं और इसका उत्पादन तुरंत बढ़ा रहे हैं। महायुद्ध के शुरुआती दिनों से ही जैवलिन मिसाइल लॉन्चरों ने रूस की सेना को पस्त करना शुरू कर दिया था। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे थे और रूसी टैंकों को चुन चुनकर निशाना बना रहे थे। अमेरिका अब तक यूक्रेन 7000 जैवलिन मिसाइल लॉन्चर दे चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जनवरी महीने में यूक्रेन को 300 जैवलिन मिसाइलें भेजी जा चुकी थी। इसके बाद जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यूक्रेन को इसकी सप्लाई बढ़ाई जाती रही। जैवलिन मिसाइलों का सबसे मजबूत पक्ष इसका हल्का वजन और सटीक निशाना है। यही नहीं, ये दुनिया के किसी भी मजबूत और अत्याधुनिक टैंक को उड़ा सकती है। 2.5 किलोमीटर के दायरे में टारगेट कहीं भी मौजूद हो, जैवलिन मिसाइल उसे नहीं बख्शती। सबसे खास बात यह है कि कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी इसके निशाने से नहीं बचते। दावा है कि जैवलिन मिसाइलों के हमले में यूक्रेन ने रूस के कई एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। विक्ट्री डे से पहले ये कहा जा रहा था कि पुतिन दुनिया को चौंका सकते हैं और ये जानकारी मिली है कि पुतिन की सेहत ठीक नहीं है, उनको सर्जरी की जरूरत है। ऐसे में वो कुछ दिन के लिए ब्रेक ले सकते हैं और उनकी जगह किसी और को सत्ता सौंपी जा सकती है। किसको सत्ता सौंपी जा सकती है, क्या है ये पूरा प्लान, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पुतिन प्रण ले चुके हैं कि जब तक वो यूक्रेन को उसके घुटनों पर नहीं ला देंगे, तब तक ना तो उनकी सेना यूक्रेन की धरती छोड़ेगी और ना ही वो यूक्रेन के खिलाफ
जंग के खत्म होने का ऐलान करेंगे। लेकिन सवाल उन दावों को लेकर उठ रहे हैं जिन दावों में कहा जा रहा है कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो यहां तक हो रहा है कि पुतिन को कैंसर की बीमारी है और उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। अगर इन दावों को सच मान ले तो सवाल उठता है कि पुतिन की गैर मौजूदगी में कौन, वो कौन होगा जो पुतिन की गैर मौजूदगी में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की कमान संभालेगा? वो कौन होगा जो यूक्रेन के खिलाफ जंग का नेतृत्व करेगा? वो कौन होगा जो पुतिन की गैर मौजूदगी में उनकी जगह लेगा? इन तमाम सवालों को लेकर पश्चिमी मीडिया सिर्फ एक नाम को लेकर चर्चा कर रहा है और वो नाम है निकोलाई पात्रुशेव का। निकोलाई पात्रुशेव पुतिन की परछाई कहे जाते हैं। रूस में निकोलाई पात्रुशेव को दूसरा पुतिन कहा जाता है और इसके पीछे की वजह है निकोलाई पात्रुशेव का वो ओहदा जिससे खुद पुतिन ने उन्हें नवाजा है। निकोलाई पात्रुशेव रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और रूस में पुतिन के बाद इन्हें सबसे ताकतवर माना जाता है।